नमस्कार मित्रों, क्या हाल है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बड़े हाल हो। अब हम हमारी तीसरी पुस्तक की ओर बढ़ रहे हैं, कक्षा 10 की, जिसका नाम है आर्थिक विकास की समझ, यानी कि अर्थशास्त्र। यानी अब हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। अर्थ यानी पैसा, धन, उसका शास्त्र यानी उसके बारे में समझ विकसित करना। किस प्रकार से कोई देश काम करता है, प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र क्या है, किस प्रकार से पैसा आता है, कैसे ऋण दिया जाता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इनमें जो हमारा सबसे पहला अध्याय है उसका नाम है विकास। उसका नाम है विकास। विकास का अर्थ क्या होता है? अगर हम विकास का अर्थ जानने का प्रयास करें तो विकास आप सब जानते हो। विकास का अर्थ ये होता है कि हमारे पास वो सभी सुविधाएं होना जिससे कि हम जो है अपने जीवन का स्तर ऊपर उठा सके। उन सभी चीजों को विकास कहा जाता है। तो जब हम इसकी परिभाषा पे आते हैं तो इसका अर्थ होता है कि वे सभी मूलभूत सुविधाएं, वे सभी मूलभूत सुविधाएं जिनका उपयोग करके मानव जो है वो अपने जीवन का स्तर जो है वो ऊपर की ओर उठाता है, इसको विकास कहा जाता है। अब ये मूलभूत सुविधाओं से क्या मतलब है? मूलभूत सुविधाओं से यहाँ मतलब है कि वे सभी सुविधाएं, वे सभी फैसिलिटीज व्यक्ति को जो अनिवार्य रूप से चाहिए, यानी जिसके बिना उसके जीवन की कल्पना भी ना की जा सके, वो सब की सब मूलभूत सुविधाओं के अंदर आती है। इनके अंदर जो मुख्य रूप से पहले माना जाता था वो थी रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, यानी व्यक्ति को तीन ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनकी उसे आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इसके बिना वो उसका जीवन जो है वो संभव ही नहीं है। रोटी बिना जीवन संभव नहीं है, कपड़े बिना भी जीवन संभव नहीं है। भाई ऐसे अगर आप बात करें सभ्य समाज की तो उसके अंदर आप बिना कपड़ों के नहीं रह सकते। और उसके अलावा मकान, यानी सर छुपाने के लिए छत भी नहीं होगी तो वो उसका विकास रूप में माना नहीं जाएगा। यानी व्यक्ति की ये पहले तीन मूलभूत सुविधाएं थी। वर्तमान समय में इन तीन के अलावा दो अन्य सुविधाओं को भी जोड़ा गया है, जिसमें एक है शिक्षा और एक है स्वास्थ्य। शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसी दो और मूलभूत सुविधाएं हैं जो वर्तमान समय के अंदर जोड़ी गई है। क्योंकि आज का अगर युग देखा जाए तो एक व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो भी उत्तम होना आवश्यक है, यानी उसे स्वास्थ्य से जुड़ी प्रत्येक सुविधा मिलनी चाहिए। और उसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को जो है शिक्षा मिलनी भी आवश्यक है, कि शिक्षा के द्वारा ही उसमें सजगता आ सकती है। इसलिए शिक्षा को भी मूलभूत सुविधाओं में जोड़ा गया है। अब जो कंपटीशन के बच्चे हैं उनको तो ये सही समझ में आ रहा है। 10th क्लास के जो बच्चे हो गए, शिक्षा की जरूरत माने को नहीं, मैं तो बिना शिक्षा के भी रेस का। शिक्षा ना हटाओ, मूलभूत सुविधा कौन? शिक्षा। शिक्षा तो हमारे पर बर्डन है। अरे बर्डन को नहीं, शिक्षा, ये जो बोझ आप जिसको समझ रहे हो शिक्षा को, ये शिक्षा ही एक ऐसा आपके पास हथियार है जिसके द्वारा आप अपने आप को जहां हो आज उससे कहीं पर भी ले जा सकते हो। किताबें या शिक्षा, ये दो ही एक ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा आप अपना स्तर जीरो से लेकर जहां तक आप जाना चाहो वहां तक ले जा सकते हो। क्योंकि शिक्षा के द्वारा समझदारी आ सकती है। समझदारी आने का जो सबसे सरल उपाय है उसमें शिक्षा माना जाता है। तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति घटनाओं को पढ़ता है, अपनी तार्किक बुद्धि का विकास कर सकता है। जबकि अन्य जो, ये नहीं है कि अनपढ़ व्यक्ति उसमें समझदारी नहीं होगी, उसमें समझदारी हो सकती है, उसमें समझदारी उसके अनुभव के आधार पर। लेकिन शिक्षा के द्वारा व्यक्ति जो है वो समझदारी को सरलता से विकसित कर सकता है। इसलिए ये किताबें, जो शिक्षा है, ये वास्तव में मूलभूत सुविधाएं है। तो ये 4 या 5 चीजें ऐसी है जो मूलभूत सुविधाओं के अंदर गिनी जाती है। यानी अगर किसी व्यक्ति के पास ये 4 या 5 सुविधाएं होंगी, मूलभूत सुविधा होंगी, तो अपने जीवन को स्तर को ऊपर उठा सकता है और इस प्रकार से वो अपना विकास कर सकता है। और इन सभी चीजों को पाने के लिए व्यक्ति के पास एक चीज का होना आवश्यक है, वो है उसकी आय, वो भी बेहतर आय। यानी उसके पास जो पैसा आ रहा है, चाहे वो उसकी महीने की सैलरी आ रही हो, चाहे वो मजदूरी कर रहा हो, ये सब की सब अच्छी होनी आवश्यक है, यानी ज्यादा होनी जरूरी है। भी नॉर्मल सी बात है, अगर आपको रोटी चाहिए, यानी अच्छा खाना चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए और स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, तो इसके लिए आपको पैसा भी अच्छा ही खर्च करना पड़ेगा। यानी आपके पास अगर पैसा अच्छा होगा तभी आप इन सभी सुविधाओं का उपयोग ले सकते हो, इन सभी सुविधाओं का एक अच्छे तरीके से लाभ ले सकते हो। यानी इन सब का अपन निचोड़ माने तो जब तक बेहतर आय नहीं होगी, बेहतर आमदनी नहीं होगी, व्यक्ति का जो विकास है वो पूर्णतः उच्च स्तर का होना आवश्यक। व्यक्ति का जो विकास है वो उतना नहीं हो सकता जितना कि एक बेहतर आय वाले व्यक्ति का हो सकता है। यानी बेहतर आय जो है
वो विकास का एक मापदंड है। मापदंड का मतलब है एक मेजरमेंट है, यानी एक ऐसी चीज है जिससे हम विकास को माप सकते हैं कि भाई अगर किसी व्यक्ति के पास अच्छा पैसा, जैसे मान लो मैं अगर महीने के लाख रुपए कमा रहा हूँ और अगर कोई व्यक्ति महीने के 20,000 रुपए कमा रहा है और मेरे अगर कोई बीमारी हो गई तो मैं एक अच्छे डॉक्टर को जो भाई अगर 20,000 30,000 रुपए लगे तो मैं आराम से लगा सकता हूँ। और वही अगर व्यक्ति को बेचारा कमा ही 20,000 रहा है तो उसके लिए वो लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो वो प्रयास करेगा कि मेरा पैसा स्वास्थ्य में कम से कम लगे। यही शिक्षा में होगा कि वो अपने बच्चों को शिक्षा भी उसी प्रकार की स्कूल में देगा या उसी प्रकार के स्तर पर देगा जितना उसके पास पैसा है। और अगर एक अच्छा व्यक्ति है, एक अच्छा पैसे वाला व्यक्ति है, तो वो शिक्षा उच्च स्तर पर देगा। इस कहने का मतलब ये है कि विकास का एक जो माप है वो व्यक्ति की बेहतर आय है। यहां तक मेरे अनुसार तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारा दूसरा प्रश्न उठता है कि केवल बेहतर आय ही विकास का माप कर सकती है, यानी अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत सारे बढ़िया सारे पैसे हो तो क्या उसका विकास पूर्णतः होगा? ये संभव है? यानी क्या विकास के लिए केवल अच्छी आय का होना जरूरी है, अच्छे धन का होना जरूरी है? अब सवाल उठता है कि क्या विकास के लिए केवल धन का होना जरूरी है? तो नहीं, अकेला धन भी इसके लिए पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को बेहतर आय के साथ साथ सुरक्षा भी चाहिए। सुरक्षा भी चाहिए। भाई आप मान लो आप महीने के लाख रुपए कमा रहे हो, लेकिन आपके कभी भी आगे कोई चाकू मार सकता है, आपका परिवार जा रहा है, वहां पर गोलियां चल रही है, आप घर से निकले तो पता नहीं आप वापस घर में जाओगे नहीं जाओगे, यानी आपकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ वहां पर आपको पैसा अच्छा मिल रहा है। तो व्यक्ति इस प्रकार का विकास नहीं चाहता। वो चाहता कि मेरी आय तो बेहतर हो, उसके साथ मुझे सुरक्षा मिले, मुझे समानता का अधिकार मिले, समानता का अधिकार मिले, यानी मेरे साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए। मुझे समान अधिकार मिलना चाहिए, जैसे हर व्यक्ति को अधिकार मिल रहा है उसी प्रकार का मेरे को अधिकार मिलना चाहिए, उसी प्रकार का मेरे को सम्मान मिलना चाहिए और मेरे से किसी प्रकार का भी कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए। यानी विकास का आय के अलावा जो अन्य मापदंड है वो मापदंड क्या है कि व्यक्ति को सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए, व्यक्ति की समान रूप से उसको उसके अधिकार मिलने चाहिए, समान रूप से उसको अवसर मिलने चाहिए और इनके साथ साथ जो व्यक्ति है उसको किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना ना करना पड़े। अगर ये सब चीजें किसी व्यक्ति को प्राप्त हो रही है तब माना जाता है कि उस व्यक्ति का जो विकास है वो पूर्णतः हो रहा है। अब विकास जो है वो भी सबके लिए अलग अलग तरीके से मायने रखता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि भी विकास जो सबके लिए अलग अलग मायने कैसे रखता है? भी सबका विकास का मतलब तो एक ही होता है कि सभी के पास बेहतर आय होनी चाहिए, समान अधिकार होने चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, सबका स्तर जीवन का ऊपर उठना चाहिए। तो विकास सबके लिए अलग अलग कैसे हो सकता है? होता है। विकास सबके लिए अलग अलग इस प्रकार से होता है, इसको हम समझते हैं कि विकास सबके लिए अलग अलग किस प्रकार से होता है। देखो कई बार क्या होता है सबके लिए विकास की परिभाषाएं अलग अलग हो जाती है। कैसे? जैसे मानो कि विकास की परिभाषाएं सबके लिए अलग अलग कब होती हैं और कैसे कैसे होती हैं। जैसे आप सपोज करो कि कोई उद्योगपति है, कोई उद्योगपति यानी कोई बिजनेसमैन है जिसको उद्योग लगाना है, उसके लिए विकास का मतलब क्या होगा? यानी आय आने का स्रोत क्या होगा? उसके कारखाने होंगे नहीं होंगे? और कारखाने किसके आधार पर चलेंगे? बिजली से चलेंगे कारखाने। तो वो यही चाहेगा कि बिजली जितनी ज्यादा हो उतना ही उसके लिए अच्छा है, यानी उसके जो विकास का आधार है वो उसके कारखाने, और कारखाने बिजली के आधार पर चलते हैं। तो वो ये चाहेगा कि जितनी ज्यादा बिजली बन सके उतनी बिजली बने, मेरे कारखानों को 24 घंटे बिजली मिले जिससे मेरे में ज्यादा मुनाफा कमा पाऊं, यानी उसकी आय जो है बढ़े। यानी इसके लिए उद्योगपति के लिए विकास का मतलब क्या होगा? उसके कारखानों का चलना। वहीं ये मान लो कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है, कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो उसके लिए विकास का मतलब क्या होगा? कि उसका वेतन बढ़े, यानी जब जब उसकी सैलरी बढ़ेगी उसके लिए क्या होगा? उसका विकास होगा। अब उसको मतलब थोड़े कि उसके कारखाने चले या उसके लिए बिजली ज्यादा बने, उसको मतलब नहीं है। उसको मतलब कि अगर मेरी सैलरी एक बार हम मान ही चलते 50,000 है तो अब मेरी सैलरी बढ़ के 60 हो जानी चाहिए, 60 है तो 70 हो जानी चाहिए, लाख है तो 2 लाख हो जानी चाहिए। उसके लिए विकास का मतलब ये होगा कि मेरा वेतन बढ़ना चाहिए। वही मान लो कोई व्यक्ति मजदूर है जो केवल मजदूरी करता है, तो वो क्या चाहेगा कि सबसे पहले तो मुझे रोजगार मिलता रहे रोजाना, यानी दैनिक रूप से मुझे क्या मिले? रोजगार मिले, यानी हमेशा मेरे पास काम होना चाहिए और मेरी मजदूरी क्या हो? ज्यादा होनी चाहिए।
जैसे मान लो किसी व्यक्ति के पास जो मजदूर है उसको ये मान लो कि अब पूरे साल काम मिलने लग गया, तो सबसे पहले तो वही चाहता है कि मुझे पूरे के पूरे साल काम मिले। दूसरा वो क्या चाहता है कि मान लो मुझे अगर दिन के 500 रुपये मिल रहे तो अब मुझे दिन के 800 रुपये मिलनी चाहिए। इसको मतलब थोड़ी है कि मेरी सैलरी जो आ रही है महीने के महीने वो बढ़नी चाहिए, इसे तो दिन की मजदूरी बढ़ती हुई मिलनी चाहिए। इसको मतलब थोड़ी कि कारखाने मेरे चल रहे हैं वो चलने चाहिए, इसके लिए बिजली ज्यादा होनी चाहिए। इसको इनके विकास से मतलब नहीं है, यानी इसके लिए जो विकास है उसकी परिभाषा अलग है, इसके लिए जो विकास है उसकी परिभाषा अलग है, और इसके लिए जो विकास है उसकी परिभाषा अलग है। यानी विकास जो है वो हर व्यक्ति का पर्सनल व्यक्तिगत आधार पे होता है कि किस व्यक्ति के लिए कहां पर कोई विकास होगा और किस व्यक्ति के लिए कहां पर कोई विकास होगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक के लिए जो विकास होता है, यानी एक के लिए जो विकास होता है, एक को जिसमें लाभ होता है, जैसे इसी को ले लो उदाहरण के रूप में कि एक में जिसको लाभ होता है उसी विकास में दूसरे को हानि होती है। यानी कई बार ये भी हो जाता है कि एक पक्ष के लिए जो विकास का काम करता है, जो उसके फायदे का काम करता है, जो उसके लाभ का काम करता है, दूसरे पक्ष के लिए वो ही जो है हानि का काम कर देता है। जैसे उदाहरण यही लेते हैं अपन कि अगर उद्योगपति है उसको कारखाने में बिजली चाहिए 24 घंटा, यानी बिजली बढ़नी चाहिए। और बिजली कैसे बढ़ती है? जब हम बांध बनाते हैं, भी बांधों के ऊपर जो है टरबाइन लगाते हैं, उसी से तो विद्युत ऊर्जा बनती है ना, उसी से विद्युत ऊर्जा बनती है। यानी जितने ज्यादा बांध होंगे उतनी ही ज्यादा बिजली बनेगी, जितनी ज्यादा बिजली बनेगी उतने ही कारखाने अच्छे रूप से चलेंगे, और इससे उद्योगपतियों क्या होगा? लाभ होगा। ये इनके लिए तो लाभ का सौदा है, विकास का सौदा है। लेकिन वहीं हम दूसरे समुदाय की बात करें जो बांध के आसपास रह रहे हैं, जो बांध के आसपास रहने वाले ग्रामीण लोग हैं, वो हमेशा बांध का विरोध करेंगे कि बांध ज्यादा होने नहीं चाहिए। क्यों? कि जब भी बांध टूटेगा या बांध में पानी ज्यादा होगा, वो पानी वो छोड़ेंगे तो उनके जो गांव हैं वो गांव के गांव उस पानी के अंदर बह जाएंगे, और इससे उन्हें जान माल का नुकसान होगा ही होगा। इसलिए वो प्रयास करेंगे कि उस क्षेत्र में बांध ना बने जहां पर नदी है। यानी एक जो जिसके लिए विकास लाभ का काम कर रहा है, वही विकास जो है दूसरे के लिए हानि का काम कर रहा है, नुकसान का काम कर रहा है। यानी विकास की है जो डेफिनेशन है वो अलग अलग होगी सबके लिए। हर एक के विकास जो है उसका आधार उसका व्यक्तिगत आधार होगा, और उसी प्रकार से ये आवश्यक नहीं है कि एक के लिए जो विकास का काम कर रहा है वो दूसरे के लिए भी विकास का काम करे। वो हो सकता है कि दूसरे के लिए नुकसान का काम भी करे। इस प्रकार हमने विकास क्या होता है वो पढ़ लिया, विकास की परिभाषाएं पढ़ ली, विकास किन किन पर आधारित होता है, क्या उसको मापने के तरीके वो पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि हम किन्हीं दो देशों का या किन्हीं दो राज्यों के विकास जो हो रहा है उसकी तुलना कैसे करेंगे। कैसे हमें कैसे पता चलेगा कि किसी राज्य का विकास ज्यादा हो रहा है या किसी राज्य का विकास कम हो रहा है, या किसी देश का विकास ज्यादा हो रहा है या किसी देश का विकास कम हो रहा है। यानी या तो देशों के विकास की तुलना कर ले, दोनों एक ही आधार पर होगी, चाहे तो आप देशों के विकास की तुलना कर लें, चाहे आप राज्यों के विकास की तुलना कर ले, दोनों का तरीका एक ही होता है। क्या होता है? जो हमने पहले पढ़ा था कि अगर हमें विकास करना है तो हमारे पास आय का होना बहुत जरूरी है। अगर आय हमारी अच्छी नहीं होगी तो हमारा विकास नहीं होगा। तो क्या देशों के विकास के अंदर भी हम यही फॉर्मूला लगाते हैं कि जिस देश की आय, उनकी जो अगर आय ज्यादा है तो उसका विकास ज्यादा हो गया, या जिनकी आय कम है उनका विकास कम हो गया? ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हर देश की जो जनसंख्या है वो भी अलग अलग होती है। तो केवल आय जो है वो विकास का आधार बन सकता नहीं है। यानी हर देश की जो जनसंख्या है वो भी अलग अलग होती है। इसको हम इस प्रकार समझते हैं कि माना कि कोई एक देश ए है और एक देश बी है। ए में मान लो कि लोग रह रहे हैं 10, इसकी जनसंख्या कितनी है? 10 है। वहीं पर इसकी जनसंख्या है 20। ठीक है, हम मानते हैं कि इसका हर व्यक्ति 1000 रुपये कमा रहा है, तो टोटल इसकी आय कितनी हो जाएगी? 10,000 रुपये। अब वही मान लो कि ये जो लोग हैं ये मात्र रुपए कमा रहे हैं 800। कितने कमा रहे हैं? 800। तो इनकी आय कितनी हो जाएगी? 2 × 16, 16,000 रुपये। होगी नहीं होगी? यानी अब आप अगर गौर से देखो कि इसके अंदर 10 लोग हैं, इनकी आय कितनी है? 10,000 रुपये। इसके अंदर 20 लोग, इनकी आय कितनी? 16,000 रुपये। तो इसके आधार पर तो हमें यही पता चलेगा कि जो देश बी है उसका जो विकास है वो ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो इसका हर व्यक्ति जो है
1000 रुपए कमा रहा है, जबकि इसका हर व्यक्ति 800 रुपए ही कमा रहा है। तो यानी व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो किसकी का विकास ज्यादा हो रहा है? यानी अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो किसका विकास ज्यादा हो रहा है? ए जो देश है उसका विकास ज्यादा हो रहा है, ना कि बी का। यानी जनसंख्या जो है वो भी जो है मैटर करती है, यानी उस पर भी जो है बहुत ज्यादा जो है विकास निर्भर करता है। इसलिए हमने क्या किया, केवल आय को जो है वो विकास का आधार नहीं माना। क्योंकि आप देख सकते हो आय तो इसकी ज्यादा 1000 रुपए, इसकी 800 रुपए, लेकिन अगर हम सिर्फ आय को देखेंगे तो इसकी तो 16,000 रुपए हो रही है, यानी ये ज्यादा हो रही है। इसलिए हमने सिर्फ आय को आधार नहीं माना है, हमने उसके अंदर जनसंख्या को भी जोड़ा है। और जब हमने इसके अंदर जनसंख्या को जोड़ा तो हमारा एक नया शब्द, एक नया टर्म निकल के आता है, जिसको हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। क्या कहते हैं उसको? प्रति व्यक्ति आय। की नहीं, हम जो है टोटल आय नहीं देखेंगे, बल्कि प्रति व्यक्ति कितना कमा रहा है वो देखेंगे, जिसका दूसरा नाम है औसत आय। यानी हम क्या देखेंगे, हम हर व्यक्ति कितने रुपए कमा रहा है वो देखेंगे, या उस देश की औसत आय क्या है उसको देखेंगे, और औसत आय के आधार पर हम गणना करेंगे कि किसी देश का विकास कितना हो रहा है या किसी राज्य का विकास कितना हो रहा है। तो इसका जो है सूत्र क्या बनेगा, यानी कैसे निकालेंगे हम प्रति व्यक्ति आय? तो बड़ा ही आसान है। देखो कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि पहले तो लेंगे उस देश की या उस राज्य की कुल आय, यानी वो देश जो है उसका हर व्यक्ति जो है वो टोटल रूप से कितने रुपए कमा रहा है, बटे में हम लेंगे कि उस देश की कुल जनसंख्या कितनी है। यानी जब हम देश की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या का भाग दे देंगे तो हमारे पास प्रति व्यक्ति आय जो है वो आ जाए। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यानी फिर से हम देखते हैं कि किसी भी देश की अगर हमें तुलना करनी है विकास की, या किसी भी राज्य के विकास की तुलना करनी है, तो उसके लिए जो सबसे जरूरी है वो है उस देश की प्रति व्यक्ति आय। जिस देश की भी या जिस राज्य की भी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी, उस देश का विकास भी ज्यादा होगा। यहां तक कोई दिक्कत है? इसलिए जो है विश्व बैंक, इसलिए जो विश्व बैंक है वो भी प्रति व्यक्ति आय का ही उपयोग करता है विकास को मापने के लिए। कौन? विश्व बैंक। विश्व बैंक जो है, जो कि प्रत्येक देश के अंदर जो बैंक है उनका जो है निगरानी रखने का काम करता है, जांच रखने का काम करता है, सभी बैंकों को जोड़ने का काम करता है। वो विश्व बैंक जो है वो भी अपनी रिपोर्ट का जो आधार बनाता है विकास का, कि भी किस देश का कितना विकास हो रहा है, कौन सा विकसित देश है, कौन सा विकसित देश नहीं है, इसका आधार ये भी प्रति व्यक्ति आय को ही बनाता है। किसको बनाता है? प्रति व्यक्ति आय को ही जो है ये आधार बनाता है। और इसने 2017 के अंदर जो अपनी रिपोर्ट जारी की थी, इसमें इसने कहा था कि जिस देश का भी प्रति व्यक्ति आय $12,056 है, यानी जिस देश का प्रत्येक व्यक्ति $12,056 कमा रहा है, वो देश विकसित देश की श्रेणी में आएगा। यानी जिस भी देश का कोई व्यक्ति है वो $12,056 प्रति व्यक्ति कमा रहा है, वो देश विकसित आएगा। और जो देश केवल $955 प्रति व्यक्ति कमा रहा है, वो देश जो है कम विकसित या निम्न विकसित के अंदर आएगा। बात समझे? बात समझे क्या? कि विकास जो है उसके लिए विश्व बैंक भी जो रिपोर्ट जारी करता है उसमें वो भी अपना आधार प्रति व्यक्ति आय को ही रखता है। और उसने जो 2017 में रिपोर्ट जारी की थी उसमें उसने प्रकाशित किया था कि जिस देश का भी प्रति व्यक्ति $12,056 कमाता है या इससे ज्यादा कमाता है, वो देश विकसित देश की श्रेणी में आएगा। और जिस देश का प्रति व्यक्ति $955 कमा रहा है, वो देश जो है विकसित देश की श्रेणी में नहीं आएगा, कम विकसित देश की श्रेणी में आएगा। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है मन में, तो फिर सर आपने क्या हालत है, भारत कड़ा है, देखो ना तो आप बोला नीचा और ना आप बोला ऊपर, आप हाँ बीच में। हम कहाँ पर है? हम है बीच में। भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो है $1820। $1820, यानी हम जो है ना तो विकसित है ना हम नीचे हैं, हम है विकासशील देश के रूप में। किसके रूप में? हम विकासशील देश के रूप में जो है वो भारत काम कर रहा है। अभी आगे जाकर हम भी विकसित हो सकते। यानी यहां तक हमने ये सब पढ़ लिया है कि किस प्रकार से जो है कोई देश विकसित है
यही राज्य पे लागू होगा। अगर किसी राज्य के भी निकालें तो हम ऐसे निकालेंगे कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी वो राज्य विकसित माना जाएगा। यहाँ पर एक सवाल फिर से उठ के आएगा कि यहाँ पर विकास के लिए सिर्फ आय को ही प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या केवल आय जो है वो ही विकास का सूचक है, विकास को मापने का तरीका है? तो हमने पहले पढ़ा था नहीं, कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। केवल हम विकास को आधार मानकर जो है नहीं मान सकते कि वो देश विकसित है या नहीं है। तो आप कहोगे सर इसको प्रूफ करो कि भाई ये कैसे संभव है। बिल्कुल, अभी प्रूफ कर देते हैं। यानी हम बात कर रहे हैं कि क्या आय ही जो है वो केवल विकास का सूचक है? तो हमने पहले कहा था कि नहीं, आय केवल विकास सूचक नहीं है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा जो है वो समझने का प्रयास करते हैं। हम भारत के दो राज्य लेते हैं, एक हरियाणा और एक केरल। अब हम इन दोनों की तुलना करते हैं। तो इन दोनों की जब हम तुलना करते हैं तो इनमें जो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, यानी इसका प्रत्येक व्यक्ति जो है वो कितने रुपए कमा रहा है। तो जो 2015-16 के अंदर रिपोर्ट जारी हुई थी उसके आधार पर मैं आपको बताऊं तो हरियाणा का प्रत्येक व्यक्ति 1,62,034 रुपए कमा रहा है। यानी जो हरियाणा है उसकी औसत आय है 1,62,034। अगर हम राउंड फिगर में ले तो लगभग 1,60,000 ले सकते हैं कि 1,60,000 रुपए जो है वो हरियाणा का व्यक्ति कमा रहा है। वहीं अगर हम केरल की बात करें तो इसकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,40,190 रुपए, 1,40,190 रुपए। यानी अगर आप गौर से देखो तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि जो हरियाणा का व्यक्ति है वो केरल से ज्यादा प्रति व्यक्ति आय रखता है। अपन राउंड फिगर में लेके चलते हैं, इसका मान लो कि हम ये कमा रहा है ये कमा रहा है प्रति व्यक्ति 1,60,000, ठीक है, 1,60,000, और ये कमा रहा है 1,40,000, ठीक है। मान लिया कि ये 1,40,000 कमा रहा है, ये 1,60,000 कमा रहा है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि जो हरियाणा है इसकी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे मुद्दे पर। दूसरा मुद्दा लेते हैं हम इसकी मृत्यु दर कि भाई इसकी मृत्यु दर कितनी है। अब सबसे पहले मृत्यु दर क्या होती है वो समझना आवश्यक है। तो मृत्यु दर को हम समझे तो देखो, मृत्यु दर क्या होती है कि 1000 बच्चों पर जो बच्चे जन्म रहे, 1000 बच्चों के ऊपर जो बच्चे मरेंगे, यानी 1000 बच्चे जन्मे उनमें से कितने बच्चे मरे, 1000 बच्चे जो जन्मे उनमें कितने बच्चे मरे, वो उसकी मृत्यु दर बनता है। क्या बनता है? मृत्यु दर। तो जब हम इनकी मृत्यु दर का कंपैरिजन करते हैं तो जहां हरियाणा में 1000 बच्चों में से 33 बच्चे मर जाते हैं, वहीं केरल में मात्र 10 बच्चे ही मरते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि केरल के अंदर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो कितनी उत्तम है कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 23 का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उत्तम है। क्या है? स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ की अच्छी है, इसलिए जन्मे हुए जो बच्चे हैं वो मरते कम है। अब हम चले आगे साक्षरता दर पर। तो साक्षरता क्या होती है कि पढ़े लिखे लोग कितने हैं, पढ़े लिखे लोग कितने। तो 2011 की जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसके अनुसार हम देखें तो हरियाणा में जहां साक्षरता दर केवल 82% है, वहीं पर केरल में साक्षरता दर 94% है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि जहां हरियाणा के 100 में से 82 लोग पढ़े हुए हैं, वहीं केरल के 100 में से 94 लोग पढ़े हुए हैं। यानी यहाँ पर जो शिक्षा की सुविधाएं हैं वो भी हरियाणा की तुलना में बहुत ज्यादा अच्छी है। इन दोनों का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हरियाणा जो है वो बेशक प्रति व्यक्ति आय के अंदर जो है आगे हो सकता है केरल से, लेकिन जब बात करते हैं हम उसकी मृत्यु दर की यानी अन्य मापदंडों पर चलते हैं तो स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर जो है वो हरियाणा से बहुत ज्यादा बेहतर है। कौन? केरल। और जब हम उसकी साक्षरता दर यानी शिक्षा की बात करते हैं तो उसके अंदर भी जो है वो केरल जो है वो हरियाणा से बहुत ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर ये बात साबित होती है जो हमने प्रारंभ में कहा था कि जो आय है जो विकास है उसको मापने का सूचक केवल आय नहीं है, बल्कि अन्य फैक्टर होंगे, अन्य जो है कारक होंगे, जिनमें शिक्षा बताया था, स्वास्थ्य बताया था, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। समान अधिकार, भेदभाव न होना, ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है विकास के लिए जितना कि आय है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।